हेलो गाइस, आज के इस सामान्य हिंदी के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिस भी एग्जाम में हिंदी के पेपर्स आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? तो यह कहा जाएगा व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया विशेषण किसका एक भेद है? बताइए कि क्रिया विशेषण जो है वह किसका एक भेद है? तो यह आपका हो जाएगा अव्यय का। जी हाँ दोस्तों, अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? बताइए कि इनमें से कौन सा है जो कि ऊष्म व्यंजन है? तो यह आपका हो जाएगा ह, जो कि एक ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो देखिए कृदंत प्रत्यय जो है यह जोड़ते हैं क्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वह कहलाते हैं। तो बताइए कि वह क्या कहलाएंगे? तो वह कहलाएंगे समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, समुच्चय बोधक। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? बताइए कि इनमें से हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स, स, ह। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बंदर का तत्सम रूप क्या है? बताइए कि बंदर का तत्सम रूप यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बानर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? देखिए इनमें से जो शब्द योग रूढ़ है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों उन्मूलन का विलोम शब्द जो है यह हो जाएगा रोपण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए अंगुली का तद्भव रूप यह हो जाएगा उंगली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, समास किसे कहते हैं? दोस्तों समास कहते हैं अक्षर के मेल को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गणेश का प्रावाची शब्द क्या होगा? देखिए गणेश के लिए प्रावाची शब्द इनमें से यह हो जाएगा एक दंत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कमल का प्रावाची शब्द नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा है जो कि कमल का प्रावाची शब्द नहीं है? तो यह हो जाएगा जलद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए अंत्यस्थ व्यंजन जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, वह जो कि एक अंत्यस्थ व्यंजन है। चलिए अगला सवाल है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? देखिए युद्ध में जो स्थिर रहते हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कलम के समान नयन को कौन सा समास है? देखिए कलम के समान नयन इस वाक्य में कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए आँखों में गड़ना मुहावरे के लिए सही अर्थ जो है यह आपका हो जाएगा मन में खटकना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आँखों में गड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है यह हो जाएगा मन में खटकना। चलिए अगला सवाल है, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? देखिए य र ल व व्यंजनों को कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कपट का तद्भव रूप क्या है? देखिए कपट का तद्भव रूप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी कपड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का डी जो है कपड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सक्रामक क्रिया का वाक्य कौन सा है? देखिए इनमें से जो सक्रामक क्रिया का वाक्य है यह आपका हो जाएगा बालिका निबंध लिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का प्रावाची शब्द नहीं है? देखिए इनमें से जो रात्रि का प्रावाची शब्द नहीं है तो ये आपका हो जाएगा समीर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि रजनी, विभावरी, निशा, इस तरह के जो शब्द है वह रात्रि का प्रावाची शब्द है। चलिए अगला सवाल,
शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? देखिए शब्द अन्वय का जो संधि विच्छेद है यह हो जाएगा अनुधन ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, यथारुचि में कौन सा समास है? देखिए यथारुचि में जो समास है यह आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों स्थावर के लिए जो विलोम शब्द होगा यह विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो बताइए कि इनमें से कौन से शब्द में गुण संधि है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी देवेंद्र में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र में गुण संधि है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के टोटल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ग में आते हैं? दोस्तों परीक्षा शब्द जो है वह आता है तत्सम शब्द में। तत्सम वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? इनमें से जो यौगिक शब्द है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है? बताइए कि इनमें से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी अन अह जो कि एक अयोगवाह वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा वर्ण है वह मूर्धन्य नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए ज जो कि एक मूर्धन्य वर्ण नहीं है। बाकी सभी है जैसे कि ट ड ढ इस तरह के सभी मूर्धन्य वर्ण है। तो चलिए अगला सवाल, निम्न में से विवृत स्वर है? तो दोस्तों विवृत स्वर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी आ जो कि एक विवृत स्वर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? देखिए निर्दिष्ट विशेषताओं में जो अशुद्ध है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए त तालव्य महाप्राण च तालव्य महाप्राण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आंख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए आंख में धूल झोंकना मुहावरे के लिए जो सही अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी धोखा देना। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, कंठ्य ध्वनि का उदाहरण है। देखिए कंठ्य ध्वनि का उदाहरण यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी क जो कि एक कंठ्य ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पलूत स्वर कौन सा है? बताइए कि इनमें से पलूत स्वर जो है यह कौन से है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए ओ नाम। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है? दोस्तों इनमें से दंत्य वर्ण जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ध जो कि एक दंत्य वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है? तो किस में अल्प प्राण व्यंजन नहीं होते हैं? तो यह नहीं होता है ऑप्शन नंबर का बी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है यह है वर्ण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं? दोस्तों वर्णमाला यह कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? बताइए कि इनमें से कंठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क ख जो कि एक कंठ्य ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से जो मूर्धन्य व्यंजन है यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए ड ढ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है जो कि एक मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों इनमें से अल्प प्राण वर्ण यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी क ग जो कि एक अल्प प्राण वर्ण है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से नासकीय व्यंजन यह आपका हो जाएगा य। ऑप्शन नंबर ए यह आपका बिल्कुल सही जवाब है जो कि एक नासकीय व्यंजन है। चलिए आपका अगला सवाल है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए कि ए वर्ण जो है वह क्या कहलाएंगे? तो यह कहलाएगा कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो है यह हो जाएगा अन अ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दोस्तों ऐसा शब्द जिसमें द्वित्व व्यंजन है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होते हैं? दोस्तों च वर्ग का उच्चारण जो है वह मुंह के ऑप्शन नंबर बी तालु भाग से होते हैं। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? तो देखिए विसर्ग का उच्चारण जो है यह होता है ह के भांति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण उच्चारण के स्थान मूर्धन्य नहीं है? तो देखिए उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, थ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तो देखिए उच्चारण स्थान जो कि तालु नहीं है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, द। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने जाते हैं? तो देखिए विसर्ग और अनुस्वार सहित टोटल यह माने जाते हैं 13 स्वर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए घ का उच्चारण स्थान यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, कंठ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है यह टोटल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? देखिए घोष वर्ण इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, म, जो कि एक घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? इनमें से जो अल्प प्राण वर्ण है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क, ग। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो बताइए कि इनमें से अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग के पंचम अक्षर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वर्ग के पंचम अक्षर जो कि अनुनासिक व्यंजन होते हैं। चलिए अगला सवाल है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? देखिए ज्ञ वर्ण जो है यह बना हुआ है ज प्लस य के वर्ग से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है? देखिए अमानक वर्ण इनमें से यह हो जाएगा भ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? देखिए तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, च, छ, ज, झ, जो कि एक तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद है? तो देखिए उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के टोटल 3 भेद है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो देखिए स्वर रहित र का प्रयोग जो है इन शब्दों में से वह पूर्ण निर्माण में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उत्सिक्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? तो इनमें से उत्सिक्त ध्वनि का प्रयोग जो है वह हुआ है ऑप्शन नंबर का सी, पढ़ाई में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या फिर लिखी जाती है? तो ये आपके ऑप्शन है व्यंजन, स्वर, वर्ण, अक्षर। और राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।